Assalamualaikum students, welcome to Arif Lanka classes. So today is our second lecture on the chemical reactions and the equations, which is the chapter number 1 of your class 10th chemistry बेटा जो इसे पहला वाला लेक्चर था उससे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था इस चैप्टर का, जिसमें हमने पढ़ा हुआ था कि फिजिकल चेंज होती क्या है, केमिकल चेंज होती है क्या बेटा जिसमें हमने पढ़ा हुआ था कि एक केमिकल रिएक्शन होती है क्या। उसके बाद मैंने दिखाया हुआ था, आपको समझाया हुआ था वहाँ पर कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन, इन्हें कैसे आप बता सकते हो कि क्या एक केमिकल रिएक्शन हुई है या क्या एक केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, किन बेसिस पर। वहाँ पर मैंने आपको 4 ऑब्जर्वेशंस बेटा बताई हुई थी। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 चेंज इन स्टेट, और उसी चेंज इन स्टेट में ही मैंने एग्जांपल उठाई हुई थी मैग्नीशियम रिबन, जिसमें मैंने आपको समझाया हुआ था सारा इससे पहले वाले लेक्चर में कि केमिकल इक्वेशन होती है क्या, वर्ड इक्वेशन होती है क्या, स्केलेटल इक्वेशन होती है क्या, वो सारी चीज़ें बेटा मैंने आपको क्लियर कर दी हुई थी। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने दूसरी ऑब्जर्वेशन भी हमने बात की हुई है, इज द चेंज इन द कलर, जिसमें हमने देखा हुआ था कि पोटेशियम आयोडाइड जब हमारे पास होता है उसमें जब आप मिक्स करते हैं उसमें पोटेशियम आयोडाइड पर हम डालते हैं लेड नाइट्रेट। ठीक है बेटा। पोटेशियम आयोडाइड पर जब हम लेड नाइट्रेट डालते हैं तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है, वहाँ पर हमको लेड आयोडाइड मिलता है और हमको पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। बेटा ये सारा कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको वहाँ पर समझाया हुआ था कि जब मैंने आपको बोला था कि इनिशियली जो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट होता है इनका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, और रिएक्शन के बाद जो आप देखते हो लेड आयोडाइड का कलर रिएक्शन के बाद निकलता है एज द येलो कलर बेटा। तो बेटा अब हमको 2 ऑब्जर्वेशंस वहाँ पर रही हुई थी, तो वो 2 ऑब्जर्वेशंस हम इस वाले लेक्चर में भी कंप्लीट कर लेंगे और आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे टाइम के हिसाब में, तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम आगे और मिलने वाले हैं। बट प्लीज़ बेटा पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना, कीप यू क्या दिस कॉपी एंड द पेन इन फ्रंट ऑफ यू, और फुल कंसंट्रेशन मेरी ओर। बस अब कंसंट्रेशन रख लो मेरी तरफ से, मेरी ओर, और जो भी सवाल आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं वो सारे आराम से बेटा आपको निकलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 3। बेटा ऑब्जर्वेशन नंबर 3 मैंने बोला हुआ था कि एवोल्यूशन ऑफ द गैस, कि एवोल्यूशन ऑफ द गैस पर आप बता सकते हो कि क्या एक केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है बेटा। बेटा इस चीज को समझाने के लिए लेट्स टेक अ कॉनिकल फ्लास्क। एक हम एक कॉनिकल फ्लास्क एक लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, कॉनिकल फ्लास्क। इस कॉनिकल फ्लास्क में मैं कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लेता हूं। तो बेटा ग्रैन्यूल्स का क्या मतलब होता है, छोटे छोटे टुकड़े ग्रैन्यूल्स जिंक। तो ले लिया मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स, तो मैं यहां पर लिखता हूं Zn प्लस। बेटा इसमें मैं डाल देता हूं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। क्या डालता हूं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में बेटा इसमें डाल देता हूं। अच्छा आधे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ये चीज़ जानना चाहते हैं कि सर डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। बेटा डाइल्यूट का मतलब होता है कि जहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ द पानी जो होती है, वाटर जो होती है, वो बेटा ज़्यादा होती है। इसके ही अपोजिट में आता है बेटा कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। बेटा इस चीज़ को आराम से समझाने के लिए लेट्स टेक एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस। ठीक है, ये बाइल जूस कहाँ सबसे पहले जाता है, गॉल ब्लैडर के पास। क्यों जाता है गॉल ब्लैडर के पास, ये नहीं कि वहाँ पर सिर्फ स्टोर रहता है। गॉल ब्लैडर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है बाइल जूस का, वो उसको कंसंट्रेटेड बना देता है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है सर, कंसंट्रेटेड का मतलब पानी को बेटा वहाँ पर वो एब्जॉर्ब कर देता है सारा, सो दैट इफेक्टिव बाइल जूस हमको मिले, ताकि वो फैट्स पर अच्छा काम कर ले। सिमिलरली डाइल्यूटेड H2SO4 का मतलब है कि जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम डालते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर जिंक ग्रैन्यूल्स पर हम डालते हैं डाइल्यूटेड H2SO4। अब आधे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अब वो इस चीज़ से परेशान होगी कि सर ने ये फॉर्मूला लाई कहाँ से, H2SO4। बेटा इस चीज़ को भी मैं आपके लिए बेटा यहाँ पर ड्राइव करूँगा, कोई भी इशू नहीं है। समझो बेटा H2SO4 यानी 2 चीज़ों का बना हुआ है, एक तो हाइड्रोजन का और तो सल्फेट आयन का। द सल्फेट आयन इज अ पॉलीएटॉमिक ग्रुप बेटा अब ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए तो हम क्रिस क्रॉस मेथड का यूज कर लेंगे। उसके लिए तो हमको बेटा इन दोनों चीजों की वैलेंसी पता होनी चाहिए। बेटा एज यू ऑलरेडी नो दैट द वैलेंसी ऑफ द हाइड्रोजन इज 1। साइन को यहाँ पर माइनस जो होते हैं उन माइनस या प्लस वो चीज ओमिट करो सारा, सिर्फ यहाँ पर ले लो पॉजिटिव वैल्यूज। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है बेटा 1। अगर अब आप सल्फेट आयन की वैलेंसी देखोगे वो तो होती है असली में -2, बट ओमिटिंग द साइन वी टेक द 2। अब
आधे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगी कि सल्फेट की जो वैलेंसी होती है असली में वो जो -2 होती है वो सर ने कैसे -2 लाई। देखो बेटा ये चीज़ भी मैं आपको समझा दूंगा, कोई भी इशू नहीं है, समझना, कंसेप्ट को फुल क्लियर कर लेना। बेटा व्हेन वी टॉक ऑफ द SO4, व्हेन वी टॉक ऑफ द सल्फेट आयन, अगर आप सबसे पहले देख लोगे बेटा सल्फर की बात, सल्फर की क्या वैलेंसी है, सल्फर की वेरिएबल वैलेंसी होती है बेटा, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ इसकी क्या वैलेंसी है वो चीज़ भी मैं डिराइव करके दूंगा बेटा। अच्छा सर इस चीज़ को आप डिराइव कैसे कर लेते हो, मैं समझा दूंगा बेटा। इसके लिए फॉर्मूला है कि इंडिविजुअल वैलेंसीज को ऐड करते हैं हम, इंडिविजुअल वैलेंसीज को हम ऐड करते हैं और इंडिविजुअल वैलेंसीज का जो सम होता है वो SO4 के नेट चार्ज के बराबर होता है। अच्छा सर ये नेट चार्ज कहाँ से हम लाएंगे बेटा, वो भी मैं समझा दूंगा, कोई भी इशू, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझो बेटा सल्फर की वैलेंसी मतलब पहले मुझे पता ही है क्योंकि मैंने बोला वेरिएबल दिखाता है, तो सल्फर की मैं यहाँ पर ले लूंगा वैलेंसी, इस सल्फर की वैलेंसी में एज्यूम कर लूंगा कि x है, ठीक है बेटा। मैंने पहले ही बोला फॉर्मूला है सम करना, इनका सम का मतलब प्लस करना। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी वी ऑलरेडी नो दैट ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या, इट्स -2, तो 4 × -2। अच्छा अब किसी स्टूडेंट को ऐसे कंफ्यूजन होगा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 कैसे, बेटा वो भी मैं समझा दूंगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, तो हमको पता है कि जब आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वैलेंसी निकाली जाती है 8 माइनस द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 - 6, सो दैट इज अल्टीमेटली 2, दैट इज अल्टीमेटली 2। लेकिन अब सवाल यहां पर है कि सर ने फिर यहां पर -2 क्यों लिख लिया। देखो बेटा क्यों लिख लिया -2, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देना। क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो तो 6 है, लेकिन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लास 9th में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में। तो अब जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लाता है। जब ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लाएगा तो इस पर चार्ज चढ़ेगा वहां पर -2, अगर ये देता 2 तो आ जाता +2, दैट्स वाई हम यहां पर लेते हैं -2। बस इस फॉर्मूला से एक ही मदद आपको मिल गई, ये जानने की इलेक्ट्रॉन्स यानी इसकी वैलेंसी है क्या, लेकिन पूरा देखना है कि क्या माइनस है कि +2 है, क्योंकि -2 इसलिए है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है ताकि तब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द SO4। अब आपका सवाल होगा सर ये कहाँ से हम ढूंढेंगे कि नेट चार्ज SO4 पर कैसे है। बेटा ये चीज़ को, इस चार्ज को अच्छी तरीके से मैं आगे बताऊंगा आपको जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ उठाएंगे हम एलिमेंट्स की, बट अभी कैसे आप समझोगे वो मैं आपको बेटा बताऊंगा। समझो बेटा बात को, बेटा जो SO4 का जो नेट चार्ज है वो आप कैसे निकालोगे, समझो। SO4 यानी एक तो सल्फर है, सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है सर, ये तो ग्रुप 16 का एलिमेंट है, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल में जब देखोगे तो ग्रुप 16 में आप देखोगे वहां पर आपका सल्फर आएगा। अच्छा सर ऑक्सीजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 का ही एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 का एलिमेंट है। वैन बेटा जब ग्रुपिंग में ग्रुप्स जब आप देखोगे इनके ग्रुप्स क्या है, और उसमें जब आप पाओगे यहां पर भी इवन नंबर है और यहां पर भी इवन नंबर है, एट दैट टाइम एंड एट दैट टाइम you have to take the net charge equal to -2। Keep this trick in your mind कि जब सल्फर का आपने देखा सल्फर ग्रुप 16 में है, ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 में है, ठीक है, दोनों नंबर्स इवन है, टेक डायरेक्टली नेट चार्ज इक्वल टू -2 एट दैट टाइम। तो यहां पर मैं इसीलिए लिख लूंगा बेटा -2, ठीक है बेटा। तो इस चीज को मैं अब इरेज करता हूं, इस चीज को बेटा मैं यहां पर इरेज करता हूं। अभी मैं आगे जाकर नाइट्रेट की फॉर्मूला भी दिखाऊंगा कैसे आराम से वो निकलेगी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो x -8 इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 + 8, और x आपका यहाँ पर निकलेगा बराबर 6। इस चीज का मतलब है जो वैलेंसी ऑफ द सल्फर आप लोगे SO4 में वो आपको लेनी पड़ेगी बेटा 6। कितनी लेनी पड़ेगी, 6। आई होप कि ये चीज आपने यहाँ पर उतारी होगी, अगर नहीं भी उतारी है कोई बात नहीं, मैं इस यहाँ पर दिखाऊंगा आगे। अब मुझे देखिए ना वैलेंसी इसकी, किसकी वैलेंसी, पूरी SO4 की, तो करो अब सम करो दोनों की वैलेंसी, तो वहां से आंसर निकलेगा। समझो बेटा कैसे, सल्फर की वैलेंसी दैट इज 6 प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन की वैलेंसी दैट इज -2, तो 6 - 8 इज इक्वल टू -2। इसीलिए हम यहां पर बोलते हैं कि सल्फेट की वैलेंसी -2 है, जो मैंने आपको इनिशियली बोला हुआ था, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब जो ही हम बना लेते हैं तब हम साइंस को ओमिट करते हैं, तो तब हम डायरेक्टली लिखते हैं 2 बेटा, ठीक है। अगर बेटा आपको इस चीज को उतारना होगा आप उतार भी सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं है बेटा, शाबाश।
सो बेटा आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट भी इस चीज़ का बेटा उतारा हुआ होगा। शाबाश। तो ये मैंने आप वरना तो मैक्सिमम टीचर्स आप देखोगे कि वो आपको ये चीज़ नहीं दिखा लेंगे, बट मैं इसलिए चाहता हूँ कि जो मतलब सबसे, क्योंकि आपको मैक्सिमम टीचर्स बताएंगे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, बट नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा मतलब जो मतलब अब उसने स्टार्ट भी की होगी केमिस्ट्री, उसके लिए भी हर एक चीज़ क्लियर हो जाए बेटा। देन व्हाट वी डू, सिंपली असाइन करते हैं इनकी वैलेंसीज। तो H2SO4 1 को 1 का अगर 1 लिखोगे भी या नहीं लिखोगे भी उसका भी मतलब होता है कि ये 1 ही है, कोई भी इश्यू नहीं है। तो H2SO4 ऐसी आपकी फॉर्मूला डिराइव हो गई बेटा। सो दिस इज हाउ H2SO4 केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे इसकी फॉर्मूला आ गई। तो जिंक प्लस H2SO4 इट गिव्स ZnSO4। क्या देता है बेटा, ZnSO4 प्लस H2। एंड व्हाट इज दिस H2? दिस H2 इज हियर गैस, जो बेटा गैस आपका इवॉल्व हो जाता है। अब बेटा यहां पर दो चीजें हैं। सर ZnSO4 की फॉर्मूला कहां से आपने लाई? सर ये भी डिराइव करके दीजिए। बेटा ये चीज भी आपको डिराइव करके दूंगा, कोई भी इशू नहीं है। समझो बेटा, जिंक एंड SO4, जिंक की वैलेंसी वो होती है 2 बेटा, ओमिट द साइंस। सल्फेट की वैलेंसी वो भी 2 होती है, ओमिट द साइंस। दो बेटा क्रिस क्रॉस, Zn2SO4 2। रूल क्रिस क्रॉस का, सिंपलेस्ट होल नंबर्स में इसको ले आओ। सो 2 1 जा 2 1 जा, तो ZnSO4 ये है बेटा डेरिवेशन के ZnSO4 बेटा बेसिकली कहां से आ गया। सो आई होप कि ये चीज भी बेटा आपको समझ में आई हुई होगी। और रिएक्शन के दौरान ही आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन गैस H2 गैस वो इवॉल्व हो रहा है, यानी H2 गैस आप देखोगे वहां पर कि H2 गैस निकल रहा है। तो ये चीज दर्शाता है कि हाँ जी, जो एवोल्यूशन ऑफ द गैस है वो इस रिएक्शन में हो रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और वो ये चीज दर्शाता है कि हाँ जी केमिकल रिएक्शन हो चुकी है बेटा। सो दिस कंप्लीट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन, एवोल्यूशन ऑफ द गैस बेटा। ठीक है बेटा, तो आप इस केमिकल रिएक्शन का भी उठा सकते हो, एक केमिकल इक्वेशन का जो मैंने यहाँ पर फ्रेम की हुई है इसकी भी आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो बेटा, कोई भी इशू नहीं है। शाबाश। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और आप ऑब्जर्वेशन नंबर 4 पर आ जाएंगे। तो उसके लिए मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू ऑब्जर्वेशन नंबर 4। ऑब्जर्वेशन नंबर 4 जो बेटा है वो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर आप बेटा चेंज इन टेम्परेचर की बात कर लोगे और उससे हम कैसे दर्शा सकते हैं कि क्या एक केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, तो पूरा कंसंट्रेट कर लेना मेरी ओर बेटा। बेटा इसके लिए हम एक ऐसी रिएक्शन उठाएंगे कि बेटा हम बाजार से, हम देखो बेटा, अगर हमको वो जब एक हम नया मकान बना देते हैं और सपोज अगर मुझे वॉल्स को वाइट वॉश कर लेना होगा बेटा, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या लाना पड़ेगा, पहले बाजार से हम लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड ही लाते हैं, वो पाउडर फॉर्म में होता है ना वहाँ पर भोरी में। तो हम क्या लाते हैं, ठेले में जो होता है वो, तो हम ले आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये लाते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्विक लाइम, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड के में कैल्शियम ऑक्साइड को हम मिक्स करते हैं बेटा वाटर में, दैट्स H2O में। अच्छा, अब आधे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर ने कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मूला, सर ये प्लीज ये भी आप डिराइव करके दीजिए, कोई भी इशू नहीं है। देखो बेटा, दो चीजों का बना हुआ है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का। कैल्शियम की वैलेंसी बेटा वो तो 2 होती है, होती है बेटा कि नहीं। अगर आप ऑक्सीजन की वैलेंसी देखोगे बेटा वो भी 2 होती है, ओमिट द साइन, साइनस को ओमिट करके, तो दे दो क्रिस क्रॉस, तो Ca2O2 कैंसिलेशन हो जाएगी, तो CaO। तो दिस इज बेसिकली हाउ दिस फॉर्मूला केम CaO। अच्छा, किसी को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर कैल्शियम की वैलेंसी 2 कैसे निकाली। देखो बेटा ये भी मैं समझा दूंगा, कोई भी इशू नहीं है। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट्स 20, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बनेगी 2,8। ठीक है बेटा, 2,8। फिर आपको पता है थर्ड शेल में कैपेसिटी है 18 की, थर्ड शेल में कैपेसिटी है 18 की, बट हम पहले क्या करते हैं, हम इसको लाते हैं ऑक्टेट फॉर्म में, सो दैट कि पहले हम 8 ले आते, क्योंकि बोर ने हमको, बोर बेरी मॉडल जो है वो हमको बोलता है कि जब आप थर्ड शेल में जो ही आप चले जाओगे
पहले आप डायरेक्टली नहीं है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा, अब 8 और 2 कितने हो गए, वो तो 10 हो गए, पेंडिंग है 10, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 10 लिखूंगा। सो दिस इज नॉट द रूल, दिस इज नॉट द रूल। इसी के लिए क्लास 9th में हम पढ़ते हैं बोर वेरी मॉडल, और वहां पर उसने बोला हुआ है कि जो ही आप जाते हो जब थर्ड शेल में, तो वहां पर अगर आपको पहले, सबसे पहले आपको 8 कंप्लीट कर लेने हैं। वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप पहले 8 ला सकते हो। तो 2,8,8 तो बच गए कितने, बच गए बेटा आप 2, बच गए बेटा आप 2, तो वो 2 मैं लिखता हूं बेटा यहां पर। अच्छा, अब हम यहां पर कैसे अब वैलेंसी ढूंढेंगे इसकी, क्योंकि अब लास्ट शेयर में बेटा यहां पर हम 2 ही ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 6 की जरूरत है, और लूज करने के लिए तो 2 ही की जरूरत है। तो आसान है ना इसको 2 ही लूज कर लेना, क्यों ये भला 6 गेन कर ले। तो लूज कर रहा है, ये लूज कर रहा है, लूज कर रहा है, लूज होने का मतलब ये चीज है कि इस पर +2 आ जाएगी इसकी वैलेंसी। तो मैंने यहां पर 2 लिख दी, बट ऑक्सीजन की -2, ओमिट द साइनस, Ca2O2, तो कैंसिलेशन Ca कैल्शियम ऑक्साइड बेटा आ गया बेटा। ये बेटा है प्रूफ, कहां से मैं बेटा फॉर्मूला को डिराइव कर रहा हूं। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में बेटा आई हुई होगी, शाबाश। अच्छा सर, इस रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, तो बेटा यहां पर आपका मिलने वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस और एक चीज मिलने वाली है, वो है हीट। हीट बेटा आपको यहां से बहुत मिलने वाली है। तो अगर आपको हीट यहां से इवॉल्व भी हो रही है, तो ये चीज, इस चीज से आप ये चीज दर्शा सकते हो कि वो वाली रिएक्शंस जिसमें बेसिकली हीट इवॉल्व हो जाती है, दोज रिएक्शंस आर टू बी कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उनको हम बेटा नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है बेटा, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अच्छा, अब कोई बच्चा होगा, अब वो ये सोच रहा होगा कि सर ने ये वाली फॉर्मूला कहां से लाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूला। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा बेटा, कोई इशू नहीं है। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड है, चूंकि कैल्शियम की वैलेंसी आपने अभी देखी तो 2 है, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी तो -1 होती है, बट हम यहां पर लेते हैं बेटा 1, क्योंकि ओमिटिंग द साइंस, साइंस को बेटा ओमिट कर लेना है। जब बेटा क्रिस क्रॉस दोगे तो वो आ जाएगा Ca1OH2, 1 को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो CaOH होल ट्वाइस, तो यहां से आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा। तो अब आप कैसे बोल सकते हो कि सर क्या केमिकल रिएक्शन यहां पर हुई है या केमिकल रिएक्शन सर नहीं हुई है, वो आप इस चीज से बता सकते हो कि हीट इवॉल्व हो रही है, और मैंने बोला चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप इससे क्या बता सकते हो, इससे आप बेटा ये चीज बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो ये कंप्लीट करता है हमारा ये वाला क्वेश्चन कि अगर ये अब बोर्ड एग्जामिनेशन में आए कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन, तो वो तो आप आराम से कर सकते हो। 4 स्टेप्स, 4 ऑब्जर्वेशन लिखनी है। नंबर 1 change in state, number 2 change in color, number 3 evolution of the gas, and number 4 change in the temperature. So you can take the screenshot beta also. Shabash. Now beta, let's move forward. Let's beta move forward. अब जो बेटा टॉपिक है जो उठाने वाले हैं, that is बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्या है बेटा टॉपिक, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन समझना बेटा अच्छी तरीके से कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। उससे इस बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन में जाने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको सवाल क्या आ सकता है, व्हाई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को क्यों आप बैलेंस कर रहे हो, व्हाई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्या फायदा है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से। बेटा सिंपल जवाब इसका ये चीज है कि अगर आपको कोई भी बोलेगा कि केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस क्यों कर रहे हो, तो आपको जवाब उसको एक ही देना है कि केमिकल इक्वेशंस को हम इसलिए बैलेंस करते हैं
इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास बेटा। क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने लिखा यहां पर C.O.M जगह कम होने की वजह से अब पूरा कॉपी पर लिख लेना कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सवाल है कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्या बता देता है? कंजर्वेशन ऑफ द मास आपको क्या बता देता है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ द मास हमको बता देता है न तो हम मास को क्रिएट ही कर सकते हैं और न तो हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझना बेटा, न तो हम मास को क्रिएट ही कर सकते हैं न तो आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। या इन अदर वर्ड्स आप इसी चीज को ऐसे लिखोगे, आपको एग्जाम में सवाल आएगा कि व्हाई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आप बोलोगे द केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। दैट इज क्या? दैट इज नंबर ऑफ एटम्स of elements in reactant side should be equal to number of atoms of elements in प्रोडक्ट साइड। देखो बेटा क्या बोला मैंने बोला कि केमिकल रिएक्शन को हम इसलिए बैलेंस कर देते हैं सो दैट के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास ओबे हो जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बता देता है? न तो हम मास को क्रिएट ही कर सकते हैं और न तो हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो कैसे मुमकिन है कि आप मास को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो? तो एक ही शर्त पर कि जो नंबर ऑफ एटम्स है ना एलिमेंट्स के रिएक्टेंट वाले साइड पर, वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट साइड। इस चीज को मैं एक रिएक्शन से बेटा आपको समझा दूंगा। ये सवाल आपने अगर पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको आगे समझा दूंगा। आई होप कि बेटा आपने स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। अब ये जो चीज मैंने बेटा यहां पर लिख ली, इस चीज को बेटा आपको मैं अब समझाऊंगा एक केमिकल इक्वेशन के जरिए। समझो बेटा, अच्छी तरीके से समझना बेटा, पूरी अच्छी तरीके से समझना। सपोज बेटा मैं एक इक्वेशन लेता हूं, वही मैग्नीशियम वाली हम लेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स ऑन हीटिंग इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब समझो बेटा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट साइड, मैग्नीशियम यहां से एक एटम है, मैग्नीशियम यहां से भी एक एटम है, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट साइड। यहां से ऑक्सीजन के एटम्स तो 2 है, यहां से 1 है। क्या ये पॉसिबल है रिएक्शन के दौरान ही एक एटम खुद ही गायब हो जाएगा? बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक एटम ऑक्सीजन का कैसे घूम सकता है। तो वो चीज बराबर लाने के लिए तो हम करते हैं बैलेंसिंग। हम क्या करते हैं बेटा? बैलेंसिंग। हम बोलते हैं कि अगर हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई देंगे इसको, तो 2 हम यहां पर भी लगा देंगे, तो 2 मैग्नीशियम एटम्स, 2 मैग्नीशियम एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो आपकी केमिकल इक्वेशन होगी बैलेंस। बट अभी मैंने आपको बैलेंसिंग नहीं समझा दिया, बस ये मैंने आपको समझा दिया कि पहले एक केमिकल इक्वेशन को हम क्यों बैलेंस करते हैं। ये बेटा मैंने आपको अभी तक सिर्फ इतना समझा दिया कि एक केमिकल इक्वेशन जो हमारे पास होती है उसको हम क्यों बैलेंस करते हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास ओबे हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो इस चीज को मद्देनजर रखे हुए अब हम आगे चलेंगे। एंड नाउ लेट्स मूव टू हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो आप इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट उठा सकते हो बेटा, शाबाश। सो आई होप कि बेटा आपने स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा इस चीज का। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अब हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस। अब क्वेश्चन है हाउ टू बैलेंस
हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे कर लोगे बेटा? बैलेंस तो ऐसे ही करना है कि मतलब नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट जो रिएक्टेड साइड के होंगे वो तो बराबर आने चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट जो प्रोडक्ट साइड के। बट अब सवाल है इसमें कुछ, क्या सर कोई आसान तरीका है करने का? हाँ जी, एक आसान तरीका भी इसको बहुत करने का है। वो ये चीज़ है, बैलेंसिंग के दौरान सबसे पहली वाली प्रियोरिटी जो है वो आप दोगे। प्रियोरिटी किसको आप दोगे? वो आप दोगे तो पॉलीएटॉमिक ग्रुप, वो आप दोगे पॉलीएटॉमिक ग्रुप। जो ही आपने पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में है, दोनों साइड में होनी चाहिए, जो ही आपने इन दोनों चीजों को बैलेंस कर दिया, उसके बाद आपकी मर्जी है जिसको आप कर लो उसको। बट पहली प्रियोरिटी जो है, गिव इट टू द पॉलीएटॉमिक ग्रुप, गिव इट टू द पॉलीएटॉमिक, पहली प्रायोरिटी पॉलीएटॉमिक ग्रुप, उसके बाद जो आपकी मर्जी वो। और ये चीज मैं आपको समझा दूंगा, क्या समझो बेटा, इस चीज को बेटा मैं आपको समझाता हूं एक रिएक्शन के जरिए। सपोज आई टेक द एग्जांपल जो मैंने ली हुई थी ना, चेंज इन द कलर में, वही मैं यहां पर भी लूंगा। पोटेशियम आयोडाइड, अब मैंने ये सारी चीजें आपको दिखाई कि फॉर्मूलाज कहां से आ गई। पोटेशियम आयोडाइड प्लस lead nitrate gives lead iodide plus potassium nitrate। ठीक है बेटा, अब पहले मैं आपको हर एक चीज फॉर्मूला दिखाऊंगा। इस वाली रिएक्शन वो आई तो आई कहां से, समझो पहले बेटा वो चीज। बैलेंसिंग से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीजें मैंने लाई कहां से। पोटेशियम आयोडाइड बेटा, पोटेशियम की वैलेंसी अगर आप देखोगे वो तो 1 ही है, ठीक है बेटा। आयोडीन की वैलेंसी अगर आप देखोगे वो भी तो 1 ही है, ठीक है बेटा। ओमिट द साइन, क्योंकि आयोडीन की -1 है, उस चीज को हम ओमिट कर लेंगे, तो हम लिख रहे हैं बेटा यहां पर 1, दे दो क्रिस क्रॉस, तो यह आ जाएगा K1I1, वो अल्टीमेटली है KI। तो ये मैंने आपको दिखा दी कि पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्मूला कहां से आ गई, ठीक है बेटा। समझो अब आगे। अब है सवाल लेड नाइट्रेट कहां से आ गया, लेड और नाइट्रेट। समझो बेटा, लेड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है, बट हम यहां पर लेंगे 1। अगर आप बोलोगे सर ये तो पॉलीएटॉमिक ग्रुप है, जैसे आपने सल्फेट में समझाई हुई है सर, इसमें भी समझा दीजिए, मैं समझा दूंगा बेटा, कोई बात नहीं। देखो बेटा, ये तो नाइट्रेट ग्रुप है, नाइट्रोजन भी जैसे वहां पर सल्फर दिखाता है ना वेरिएबल वैलेंसी ऑक्सीजन में, यहां पर नाइट्रोजन दिखाएगा वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन को निकालने के लिए हम लेंगे सपोज x प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन की वैलेंसी तो -2 है, इज इक्वल टू नेट चार्ज। अब नेट चार्ज कितना है, मैंने बोला था कॉन्सेप्ट, उसके लिए देखो इंडिविजुअल एटम्स किस ग्रुप्स में बिलोंग करते हैं। देखो नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप 15 में, ऑक्सीजन ग्रुप बिलोंग करता है ग्रुप 16 में, तो ये बन गया ऑड इवन। जहां पर ऑड इवन आ जाएगा ले लो वहां पर -1, समझना, जहां पर इवन वहां पर लेना है आपको -2, जहां पर इवन ऑड आ जाएगा वहां पर लेना है -1, और जहां पर ऑड भी आ जाएगा वहां पर भी -1, तो यहां पर आ जाएगा नेट चार्ज -1। चलो अब हम निकालते हैं x का, तो x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 6, x निकला बराबर 5। नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको ऑक्साइड्स के साथ लेनी होती है बेटा 5, ठीक है बेटा। अब समझो इसका टोटल जो वैलेंसी है वो क्या होती है, समझो। नाइट्रोजन का कितना निकला हमको 5 प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन का -2 है, तो 5 - 6 वो तो है -1, वही -1 हमने यहां पर ले लिया, बट साइन को ओमिट कर दिया क्रिस क्रॉस पे, तो आ गई आपकी वैलेंसी 1। ये आपको बेसिक क्रक्स बता रहा हूं कि हर एक चीज कहां से बेटा आ गया। जो मैं ये चीजें इरेज करता हूं ना, अगर आप चाहते हो ना इस सरकाश इरेज नहीं करना तो कोई आप 2 या आप 20 सेकंड्स पीछे लिया करना वीडियो, तो वहां पर भी आप देख सकते हो।
सो दे दो क्रिस क्रॉस, तो आ गया PbNO3 होल ट्वाइस। आ गया बेटा समझ? करेक्ट, शाबाश। अच्छा अब आप बोलोगे सर PbI2 कहां से आ गया? समझो PbI2, लेड की जो वैलेंसी 2, आयोडीन की जो वैलेंसी है वो तो है -1, बट हम मान लेंगे तो ये आ जाएगा Pb1I2, तो हो गया PbI2। ठीक है बेटा, आ गया आपका PbI2 भी। और अब सवाल है सर पोटेशियम नाइट्रेट कहां से आ गया? समझो बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की 1, दे दो क्रिस क्रॉस, K1NO3 1, तो आ जाएगा KNO3, वो मैंने वहां पर लिख लिया KNO3। तो ये मैंने पहले आपको समझा दिया कि रिएक्शन आई तो आई कैसे, हर एक फॉर्मूला आई तो आई कहां से। अब सवाल है इस चीज को बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। हाँ, उस अब मैं समझाऊंगा प्रियोरिटी कैसे आप किस चीज को दोगे। समझो बेटा, एग्जाम में जब भी सवाल आएगा तो कैसे करना है, सबसे पहले वहां पर लिखना है एलिमेंट्स और ग्रुप्स, उसके बाद टेबल बनाना बराबर ऐसे ही, फिर लिखना रिएक्टेंट्स, और फिर लिख लेना है प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, एलिमेंट्स और ग्रुप्स, इससे मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज को दे दोगे आप? वो आप दोगे पॉलीएटॉमिक ग्रुप को। तो लेफ्ट हैंड साइड में पॉलीएटॉमिक ग्रुप क्या है? NO3 है, और राइट हैंड साइड में भी पहले देखना ना है कि नहीं। हाँ जी, NO3 राइट हैंड साइड में भी है। अच्छा, रिएक्टेंट्स के कितने एटम्स है? NO3 के जो कितने एटम्स है रिएक्टेंट वाले साइड में? वो तो है 2, इस 2 से, और यहां से कितने हैं? 1 ही है। तो मुझे इसको भी 2 बना देना है, तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई दूंगा बेटा 2 से, तो अब हो जाएगा बराबर 2 एटम्स NO3 के यहां से भी, और बेटा 2 एटम्स है यहां से भी। हो गया एक चीज क्लियर। अब बताओ और कोई पॉलीएटॉमिक ग्रुप है ना? अब आपकी मर्जी है, जिसको भी आप लोगे उसको। समझो कैसे। सपोज मैं आप लूंगा पहले पोटेशियम को, यहां से तो एक ही है, यहां से पोटेशियम 2 है, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई, तो बन गया ना 2। यहां पर चल रहे हम ठीक। चलो जी बेटा, आ जाओ उसके बाद आयोडीन के पास। आयोडीन यहां से 2 है, यहां से आयोडीन कितने हैं? यहां से भी आयोडीन 2 ही है। चलो आयोडीन हो गया क्लियर। अब हम जाएंगे लास्ट लेड पर, Pb, लेड यहां से 1 है। अब यहां से देखेंगे लेड यहां से भी 1 है, तो बेटा ये आपकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, ये बैलेंस हो गई। ये बेटा बैलेंस हो गई। देखो, नाइट्रेट 2, पोटेशियम 2, आयोडीन 2, और लेड 1, क्लियर, 100% क्लियर। ठीक है, तो इस चीज को आप आराम से यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम बेटा यहां से और आगे बढ़ेंगे। तो मैं अब इस रिएक्शन को पहले इरेज करता हूं, अब हम लास्ट की एक रिएक्शन कर लेंगे। और सपोज आई टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको सपोज मैं ऐड करता हूं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सो इट्स गोइंग टू गिव मी Na2SO4 प्लस वाटर। सपोज एक रिएक्शन है बेटा, और आपको बोला गया है कि इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? एलिमेंट्स, ग्रुप्स, उसके बाद रिएक्टेंट्स, और उसके बाद प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान। तो सबसे पहले प्रायोरिटी सल्फेट को, प्रायोरिटी पॉलीएटॉमिक आयन को, तो वो यहां से है सल्फेट, और मतलब है कोई OH तो है, लेकिन यहां से OH नहीं है। चलो जी बेटा लिखो, अब यहां से आप बाकी क्या बचा? सोडियम बचा, ऑक्सीजन बचा, हाइड्रोजन बचा। ठीक है बेटा, शाबाश। सल्फेट यहां से तो 1 है, रिएक्टेंट साइड से तो सल्फेट 1 है, प्रोडक्ट साइड से भी सल्फेट 1 ही है। शाबाश। सोडियम यहां से 1 है, बट यहां से सोडियम 2 है, तो मैं यहां से भी सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई दूंगा, तो आ गया सोडियम बराबर। चलिए जी बेटा, ऑक्सीजन यहां से 2 है,
और यहां से ऑक्सीजन जो है वो है 1 है, क्योंकि अब इस ऑक्सीजन को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये सल्फेट ग्रुप में आ गया है। अब ऑक्सीजन यहां से है 2 और यहां से आपका ऑक्सीजन 1 ही है सिर्फ, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई, तो आ गए आपके 2 ऑक्सीजन भी। ठीक है बेटा। अब हाइड्रोजन की अगर बात कर लेंगे, यहां से तो हाइड्रोजन आपके 2 है और ये भी 2, तो हो गए 4। ठीक है बेटा। और यहां से आपके हाइड्रोजन जो है वो 4 है, ये तो होगी बेटा बैलेंस, कोई इश्यू ही नहीं है। देखो बेटा, सल्फेट यहां से 1, सल्फेट बेटा यहां से 1 हो गया बैलेंस। चलिए जी आगे, सोडियम यहां से 2, सोडियम यहां से 2 हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन यहां से 2, ऑक्सीजन यहां से 2 हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन यहां से 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 and 2 हो गए 4, 2 into 2 हो गया 4, तो ये बैलेंस। तो इसी के साथ हम आज यहाँ पर कंक्लूड कर लेंगे, हम यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। तो बेटा जो अब हमारा अगला वाला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बहुत सारी बैलेंसिंग वाली रिएक्शंस पर हम काम कर लेंगे। मैं फ्रेम भी करूँगा इक्वेशंस और वर्ड इक्वेशंस भी लिखूंगा, उसको आप ट्रांसलेट कर लेंगे इनटू द केमिकल, इनटू दिस स्केलेटल इक्वेशन, और उसके बाद बैलेंस करेंगे। ठीक है बेटा। तो टिल देन अस्सलाम वालेकुम।